अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 26 पर बात करेंगे और लेक्चर नंबर 26 है हमारा मस्कुलर फटीग। अच्छा, मस्कुलर फटीग को स्टूडेंट्स मस्कुलर स्पाम भी कहा जाता है और मस्कुलर क्रैम्पिंग भी इसे कहा जाता है और नॉर्मल वे में तो आप इसे मस्कुलर फटीग या मस्कुलर पेन भी कहते हैं आप इसे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अभी आप इंटर के लेवल पे हैं, जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे आगे यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो इसे मस्कुलर स्पाम, मस्कुलर फटीग और मायल्जिया, स्पेशली मायल्जिया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो मायल का मतलब होता है MYAL, यहाँ देखते जाइएगा साथ साथ MYALGIA, मायल्जिया। तो मायल्जिया का मतलब स्टूडेंट्स होता क्या है? देखें, जिया का मतलब हमेशा, जिया आपकी कोई दोस्त नहीं है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जिया आपकी कोई दोस्त नहीं है। जिया जो है वो दरअसल पेन है, पेन है, और पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। ठीक है, और मायल का मतलब है दरअसल, ये जो लफ्ज मायल है ना, ये मायल का मतलब है मसल्स। ठीक है, तो इन दोनों लफ्ज को अगर आप कंबाइन करें, और मसल्स का मतलब क्या है? गोश्त के लोथड़े। ठीक है, इन दोनों लफ्ज को अगर आप आपस में कंबाइन करें, मसल्स पेन, तो मतलब आपको ये बात समझ में आएगी। ये लफ्ज खुद बता रहा है कि मसल्स इन पेन। ठीक है, जब कभी गोश्त में, आपके बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, ठीक है, या बॉडी के मुख्तलिफ तरह के मसल्स में, ठीक है, बॉडी के मुख्तलिफ तरह के मसल्स में जो है वो पेन क्रिएट हो जाए, तो उस तरह की टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं? मायल्जिया। तो आपने जिंदगी भर याद रखना है, जिया का मतलब वो नहीं है हाय जिया। ठीक है, तो जिया का मतलब जो है वो दर्द। ठीक है, जिया का मतलब क्या है? अगर आप किसी दोस्त को जिया कह रहे हैं तो समझ लें वो भी किसी दर्द से कम नहीं है आजकल के दौर में। ठीक है, तो जिया का मतलब जो है वो दर्द है, और मायल का मतलब है मसल्स। ठीक है, तो मसल्स में जब पेन होता है उसे मायल्जिया कहा जाता है, उसे मस्कुलर फटीग कहा जाता है, उसे मस्कुलर स्पाम कहा जाता है, उसे मस्कुलर पेन कहा जाता है, उसे मस्कुलर क्रैम्पिंग कहा जाता है। तो इस तरह की तमाम टर्मिनोलॉजी मैंने इस्तेमाल कर लिया और आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है फटीग ऑफ मसल्स के मस्कुलर स्पाम, मस्कुलर फटीग, यानी कि गोश्त के अंदर दर्द। ठीक है, तो जब कभी आपके मसल्स जो हैं वो काम करना छोड़ दें, जब कभी आपके मसल्स काम करना मुकम्मल तौर पर छोड़ दें, या टाइटनिंग होने लग जाए, मसल्स के अंदर अकड़ाव की कैफियत पैदा होने लग जाए। मिसाल के तौर पर, अगर अभी बकरीद के दिनों में जिन लोगों ने कुर्बानी खुद की है, जो लोग कसाई से कुर्बानी नहीं करवाते वो खुद करते हैं, या वो कसाई जो गाय को ज़बह कर रहे हैं, एक दिन में पता नहीं 8, 10, 15, 20 जानवर ज़बह कर रहे हैं, तो रात में जब वो घर पहुंचते हैं और आराम के लिए लेटते हैं, तो जो है उनके पूरे जिस्म के हर एक रेशे में, जिस्म के हर एक लोथड़े में, गोश्त के लोथड़े में जो है वो शदीद किस्म का मस्कुलर स्पाम होता है, मस्कुलर फटीग होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आप अपने घर में ज्यादा से ज्यादा काम कर लें, ठीक है, शायद मैंने काम का लफ्ज गलत कह दिया, ठीक है, तो आप लोग अगर अपने घर में ज्यादा से ज्यादा काम कर लें, अम्मी का हाथ ज्यादा से ज्यादा बटा दें, झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह धो लें, तो समझ जाएं फिर रात तक कयामत आ जाएगी। मतलब यह है कि जो है फिर आपके जिस्म के हर एक गोशे में जो है वो शदीद किस्म का दर्द हो जाएगा, जिसे मस्कुलर फटीग या मस्कुलर स्पाम मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो जब कभी मसल्स आपके काम करना छोड़ दें, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, बिलफर्ज मेरे इस हाथ में शदीद दर्द है, कुछ देर के लिए सपोज करें, और मैं इस हाथ को ऊपर उठाना तो चाहता हूं कि इस हाथ को बोर्ड तक ले जाऊं, लेकिन इस हाथ को मैं बोर्ड तक नहीं ले जा पा रहा हूं दर्द की वजह से, तो यह अमल क्या कहलाएगा? मस्कुलर फटीग। तो मस्कुलर फटीग क्यों होती है? मस्कुलर फटीग इस वजह से, बुनियादी वजह मस्कुलर फटीग की होती है कि जब कभी आप कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब कभी आपको हेवी एक्सरसाइज, या बिलफर सपोज कर लें आप दौड़ रहे हैं, यहाँ से इस अनीस हुसैन से लेकर नागन तक आपको दौड़ाया जाए, ठीक है, या आप गली में से सफर कर रहे हैं, गली में गुजर रहे हैं और पीछे आपके कोई जानवर या कुत्ता या बिल्ली लग जाए, तो सोचे आपकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, या आप किसी चीज से खौफजदा हैं, वो चीज आपके पीछे लग जाए, तो फिर सोचें आपकी स्पीड क्या होगी, भागने की रफ्तार क्या होगी। ठीक है, आप भागेंगे भागेंगे भागेंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा हाँफने लग जाएंगे। ठीक है, हाँफने लग जाएंगे, आपके मस्कुलर स्पाम क्रिएट हो जाएगा, मसल्स में पेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहा जाता है?
मस्कुलर फटीग कहा जाता है। तो इस नतीजे में होता है क्या, जब कभी कोई शख्स हेवी एक्सरसाइज करता है, रेसलर हैं, ठीक है, स्विमर हैं, ठीक है, जो स्विमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, और जितने भी जिम्नास्टिक खेलने वाले लोग हैं, योगा खेलने वाले लोग हैं, मुसलसल एक्सरसाइज करने की वजह से जो है उनके मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है, पैदाइश के वक्त से लेकर मौत तक हम इंसान सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस तो जा रही हैं, एयर जो है, हवा क्या है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें तमाम की तमाम गैसेस जा रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हमारी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी और एबिलिटी और जो है ससेप्टिबिलिटी है कि हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल करती है, ऑक्सीजन को अंदर तक लंग्स के एल्वेलाई तक लेकर जाती है। हमारी बॉडी के हर एक सेल्स को, हमारी बॉडी के हर एक टिश्यूज और हर एक मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन जब कभी हम जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ओवर एक्सरसाइज या एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या कोई हेवी चीज उठा रहे होते हैं, घर में कोई सामान इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, अगर किसी शख्स का किराए का मकान है, एक सामान को इधर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रहा है, तो वो थकावट का शिकार हो जाएगा। ठीक है, उसके मसल्स के अंदर टाइटनिंग हो जाएगी। तो जब कभी आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि आपके मसल्स के अंदर, आपकी बॉडी के हर एक सेल्स और मसल्स और टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई, जिसकी वजह से उस रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब इसका यह है कि आपके मसल्स को, आपकी बॉडी के हर एक सेल्स और टिश्यूज को हेवी एक्सरसाइज की वजह से जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है मसल्स को, जिसकी वजह से मस्कुलर फटीग क्रिएट। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी बॉडी को भरपूर जिस अमाउंट में आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को, आपके मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, उस मिकदार में अगर ऑक्सीजन मिले तो कभी भी मस्कुलर स्पाम या मस्कुलर फटीग कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा बॉडी के मैकेनिज्म के मुताबिक, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के मुताबिक ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, आप एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं जो नॉर्मल और रेस्टिंग कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। ठीक है, वो ऑक्सीजन की मकदार जा रही है, आपके हर एक सेल्स और हर एक टिश्यूज तक जा रही है। लेकिन अगर आप हेवी एक्सरसाइज करें, दौड़ें, ठीक है, भाग दौड़ करें, उछल कूद करें, एक हेवी सामान वगैरह उठाएं, घर पे इधर से उधर शिफ्टिंग वगैरह करें, इन चीजों को करें, तो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है, मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में आपके मसल्स में ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर, आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो। जब कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होती है मसल्स में, तो आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो लैक्टिक एसिड जो है आपके मसल्स को थका देता है, थकावट का शिकार बना देता है, यानी कि इस काबिल नहीं छोड़ता कि आप मजीद काम कर सकें। शदीद किस्म का दर्द, ठीक है, क्रिटिकल पेन क्रिएट कर दे, सीवियर पेन क्रिएट कर देता है, ताकि आप मजीद काम ना कर सकें। एक वजह ये भी होती है, दूसरी वजह ये होती है ऑक्सीजन की मकदार इतनी नहीं है कि मजीद आप काम करने की आप में हिम्मत हो या आपका मसल मजीद वर्किंग कर सके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई कब, जब आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जैसी एक्सरसाइज वगैरह करके सपोज कर लो आपकी क्लास में से किसी भी स्टूडेंट्स को कह देते हैं, हरीम है, मारूफ है, मुख्तलिफ तरह की स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एमन का जिक्र कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा अपने घर में हेवी काम कर लिया, मतलब सामान वामान उठा लिया, मेहमान आ रहे थे, बर्तन धो लिए, झाड़ू पोछा कर लिया, किचन का काम कर लिया, जितना काम था सारा कुछ कर लिया। अब रात में जब वो सोएंगी, लेटेंगी आराम के लिए, तो उनके पूरी बॉडी के अंदर मस्कुलर स्पाम वाली कैफियत पैदा हो जाएगी। तो जब कभी कोई शख्स हेवी एक्सरसाइज के बाद रेस्टिंग कंडीशन में आराम के लिए जाता है, बिस्तर पर सोता है, लेटता है, आराम करता है, बैठ के करे, लेट कर करे, जैसा उसका दिल करे उस तरह से करे, ठीक है, जिस तरह आराम करता है, तो वही तमाम की तमाम कंडीशन एनारोबिक रेस्पिरेशन दोबारा रिकन्वर्ट हो जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी हेवी एक्सरसाइज की वजह से, वो रिकन्वर्ट हो गई है एरोबिक रेस्पिरेशन में। हमारी बॉडी जब रेस्टिंग कंडीशन में आती है, तो हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन की जगह आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। मतलब हमारे मसल्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता
रीयूज होना शुरू हो जाते हैं, फंक्शनलेस की तरफ से फंक्शनेबल बन जाते हैं। समझ में आ रही बात? काम नहीं कर रहे थे, अब काम करने लग रहे हैं, काम करना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मकदार उसे भरपूर मिलना शुरू हो गई है। रेस्टिंग कंडीशन में आप कुछ कर नहीं रहे, भाग दौड़ नहीं रहे, आप सो रहे हैं, मुसलसल ऑक्सीजन भरपूर अमाउंट में आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज को, हर एक ऑर्गन तक पहुंच रही, जिसकी वजह से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और जो है आपके मसल्स के अंदर जो स्पाम हो रहा था, मस्कुलर फटीग हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन की वो मिकदार, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की वो मिकदार जो हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की मिकदार को हमारे मसल्स के अंदर, यानी कि जब मस्कुलर फटीग हो जाए उसके अंदर, जब मस्कुलर, सपोज कर लें मस्कुलर फटीग मुझे हो चुकी है, ठीक है, शदीद किस्म का दर्द है बाइसेप में, ट्राइसेप, पूरी बॉडी के अंदर, बाइसेप ट्राइसेप्स वगैरह के अंदर जितनी भी मसल्स है, हमारे एंटागोनिस्टिक मसल्स है, अबडक्टर है, रोटेटर है, फ्लेक्सर है, एक्सटेंसर है, मुख्तलिफ तरह के मसल्स में मेरे मसल्स में शदीद किस्म का दर्द हो चुका है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हुई, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, वो लैक्टिक एसिड ने मेरे मसल्स को थका दिया, मेरे मसल्स के अंदर अकड़न सी कैफियत पैदा कर दी है कि मैं मजीद काम करने के काबिल नहीं रहा, सपोज कर, ठीक है। अब जब मैं रेस्टिंग कंडीशन में जाऊंगा तो यही चीज एनारोबिक में चले जाएगी, एनारोबिक में जब जाए वो एनारोबिक से एरोबिक में चले जाएगी, और मैं जब सो रहा हूंगा तो ऑक्सीजन की मकदार जाते जाएगी हमारे हर एक सेल्स में, हर एक टिश्यूज में पहुंचेगी मेरे, और उन चीजों को रीअटेंड कर लेगी। मतलब क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें कन्वर्ट हो गई? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब लैक्टिक एसिड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। कब? जब एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन में फॉर्म होगा, मैं दोबारा से फुलफिल कंडीशन में आ जाऊंगा, मतलब दोबारा से अच्छा फील करूंगा, बहुत खुशगवार फील करूंगा कि हाँ मेरे मसल्स बेहतर हो गए, मैं इस काबिल हो गया हूं कि अब काम कर सकता हूं, कोई हेवी चीज दोबारा उठा सकता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड की वो मिकदार, मस्कुलर फटीग में लैक्टिक एसिड की वो मिकदार जो जिसे ऑक्सीजन जो है वो खत्म करे, यानी कि आप ये कह सकते हैं, इस तरह आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, आप इस तरह कह लें, ऑक्सीजन की वो मिकदार जो लैक्टिक एसिड को खत्म करे, यानी कि मस्कुलर फटीग जब हो चुकी है और उसके अंदर लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है, उस लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए जितनी मिकदार में ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा वो चीज क्या कहलाएगी? ऑक्सीजन डेबिट। इस वजह से मैंने लिखा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज यूज्ड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड फ्रॉम फटीग मसल्स इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेबिट। ये 100% स्टूडेंट एमसीक्यूज है, ये 100% एमसीक्यूज है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, मैं पूछूंगा अपने टेस्ट पेपर। तो यहाँ पर स्टूडेंट मस्कुलर फटीग का टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास है एबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कि जब कभी हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक रिलैक्सेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है, अब देखिएगा ये यहाँ पर ये जो है ये बाइसेप मसल है, ये क्या है? ये बाइसेप मसल है। और नीचे वाले क्या है? मैं जिस जगह पर हाथ लगा रहा हूँ ये नीचे वाले क्या है? ये जहाँ मार्कर लगा रहे हैं ये नीचे वाले ट्राइसेप मसल। तो ये जो बाइसेप मसल्स है, ठीक है, और ये नीचे वाला ट्राइसेप मसल, अभी बता दूंगा कुछ देर में कि बाइसेप क्या है, ट्राइसेप क्या है, टाइम मिलेगा तो इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये समझना है कि बाइसेप मसल्स और ट्राइसेप मसल दोनों मसल्स हमारे आर्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जब कभी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही हो, और यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो एबनॉर्मल मैनर में हो, मिसाल के तौर पर मसल्स का काम क्या है? या कॉन्ट्रैक्ट होना, या श्रिंक होना, या रिलैक्स होना। कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना। सिकुड़ रहा है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फैल रहा है दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में जा रहा है मतलब रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन है, ठीक है। तो मसल्स का काम बुनियादी तौर पर कॉन्ट्रैक्शन है, सिकुड़ना है, और रिलैक्स होना है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अच्छा लफ्ज ज्यादा बेहतर ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप इस्तेमाल करें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन होगी या फिर रिलैक्सेशन होगी। तो मसल्स का बुनियादी काम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर मसल्स किसी भी वजूहात की बिना पर ये कॉन्ट्रैक्शन का काम और रिलैक्सेशन का काम एबनॉर्मल मैनर में करना शुरू कर दे, मतलब मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही रिलैक्स हो जा रहा, हाफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, होना चाहिए उसे मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन वो पार्शियली जो है या हाफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मसल्स वर्किंग प्रॉपर मैनर में नहीं कर रहा। व्हेन द मसल्स फंक्शन एबनॉर्मली, ठीक है, इज कॉल्ड मस्कुलर
नहीं सॉरी, इज कॉल्ड एबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये कि आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसा अमल, ठीक है, मुकम्मल तौर पर नहीं कर रहे या कर भी रहे हैं तो वो एबनॉर्मल मैनर में कर रहे हैं, तो इस तरह का अमल क्या कहलाता है? एबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक कहलाती है टेटेनी और दूसरी कहलाती है क्रैम्प। ठीक है, तो टेटेनी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक लफ्ज है स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल्स में यहाँ आप लोग लिख ले नालीदार। ठीक है, अच्छी उर्दू में से कहा जाता है नालीदार मसल्स। क्या कहा जाता है? नालीदार मसल्स। ठीक है, तो जब कभी स्ट्रेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट जो हो वो ऑटोमेटिकली हो, इनवॉलेंट्री तौर पर हो। ठीक है, दो तरह के लफ्ज होते हैं, एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन और एक होता है वॉलेंट्री एक्शन। याद करें वो दिन जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन और चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज, आई थिंक गैसियस एक्सचेंज के अंदर आप लोगों को एक मैकेनिज्म पढ़ाया था, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, पसलियां बना के दिखाई थी। आप लोगों के लेक्चर में, आप लोगों के नोटबुक में तमाम चीजें मेंशन होंगी। तो वहां आप लोगों को इस तरह की टर्मिनोलॉजी बताई थी मैंने कि इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है इरादतन। इरादतन मतलब मेरा इरादा है, मतलब जो चीज मैं करने जा रहा हूं मैं बिल्कुल कॉन्शियस हूं उस चीज से रिलेटेड, मेरा फोकस उसी चीज पर है जो चीज मैं करने जा रहा हूं, और जो चीज खुद ब खुद हो जा रही है, मेरे चाहने ना चाहने पर डिपेंड नहीं कर रही, मेरे वांट्स पर, मेरे विशेष पर डिपेंड नहीं करी, बल्कि खुद ब खुद हो रही। मैं ऐसा नहीं चाह रहा लेकिन वो चीज खुद ब खुद हो जा रही है। मिसाल के तौर पर आपकी आईलिड जो है, या आप बार बार पलके झपकाना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन ये आप किसी से बात कर रहे हो, ये मुसलसल सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आप जागे मुसलसल ऊपर नीचे हो रही है, और ना जाने दिन सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार हो जा रही है। तो ये गैर इरादतन है, मतलब ये काम इनवॉलेंट्री है। दिल की धड़कन को रोकना इनवॉलेंट्री है। ठीक है, आप दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, आप जितनी चाहत कर लें, जितने अरमान ले लें, ठीक है, जितनी चाहत कर लें, जितने अरमान हो आपके कि मैं दिल की धड़कन को बस 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रोक लूं, नामुमकिन सी बात है। तो ऐसी चीजें जिस पर आपका बस ना चल सके, ऐसी चीजें जिस पर आपका बस ना चल सके, जो आपकी चाहत के मुताबिक ना चल सके, वो तमाम की तमाम चीजें इनवॉलेंट्री कहलाती हैं। और वो चीज जिस पर आपकी चाहत का दारोमदार हो, मतलब जो आपकी चाहत के मुताबिक चल रही है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हाथ मुझे उठाना है, मैंने चाहा हाथ उठाना है, लो उठा लिया भाई, ये उठ गया। हाथ बैठाना है, सोचा हाथ नीचे करना है, लो भाई नीचे कर लिया। तो ये काम मेरी चाहत के मुताबिक हो रहा है, लेकिन जो चीज मेरी चाहत के मुताबिक हो रही है वो चीज क्या? वॉलेंट्री। जो चीज मेरी चाहत के मुताबिक नहीं हो रही वो इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो जब कभी टेटेनी की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो जब कभी इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कर दें, मतलब गैर इरादतन, अच्छी उर्दू में इनवॉलेंट्री का मतलब होता है गैर इरादतन और वॉलेंट्री का मतलब होता है इरादतन, इरादा बनाकर, मतलब गैर इरादा मतलब इरादा नहीं है फिर भी हो रहा, खुद ब खुद हो रहा है, गैर इरादतन। ठीक है, तो बताना मकसद यह है कि टेटेनी में क्या हो रहा है कि जब कभी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दें इनवॉलेंट्री तौर पर, ऑटोमेटिकली तौर पर, खुद ब खुद जो है, जिस पर हमारा बस ना चल सके, जो हमारे कंट्रोल और हमारे विशेष और हमारी वांट्स के मुताबिक ना हो, तो उस तरह की चीज क्या कहलाती है? टेटेनी कहलाती है। उस तरह की चीज क्या कहलाती है? टेटेनी कहलाती है। टेटेनी के अंदर मुसलसल कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल फाइबर की। ठीक है, इसमें एक और बात कि हमारे मसल्स के अंदर 2 तरह के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, एक मायोसिन होता है और जो है एक एक्टिन फिलामेंट होता है। ठीक है, तो हमारे मसल्स के अंदर 2 तरह के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, एक मायोसिन फिलामेंट मौजूद होता है और एक एक्टिन फिलामेंट मौजूद होता है। तो मायोसिन और एक्टिन बोथ आर कंबाइंड विद ईच अदर ऑन द सरफेस ऑफ द मसल्स। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोगों को पढ़ाया था जब सेंट्रियोल्स पढ़ाया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह पढ़ाया था। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट पढ़ाया था, तो वहां पर आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में मैंने इस तरह की बात की थी, तो देखिएगा ये चीजें। ठीक है, तो टेटेनी में क्या कह रहा था मैं? टेटेनी में मैं ये बता रहा था कि जब कभी हमारे मसल्स गैर इरादतन, ठीक है, जो मेरी चाहत के मुताबिक, जो मेरी वांट्स के मुताबिक काम ना करें, बल्कि खुद ब खुद काम करने लग जाएं, मैं नहीं चाह रहा उंगली को हिलाना, मेरी उंगली खुद ब खुद पर फड़फड़ा रही है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप बैठे में आपके पांव की कानी उंगली मुसलसल फड़फड़ा रही होती है। अक्सर ऐसा हो जाता है आप
लेटे में या बैठे में किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आपकी ये हाथ की कानी उंगली मुसलसल फड़फड़ा रही होती है। अक्सर ऐसा होता है, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी आंखें यहां से जो है वो हल्का हल्का ब्लिंकिंग कर रही होती है, मतलब फड़फड़ा रही होती है। तो ऐसा काम करना मसल्स का जो गैर इरादतन हो, जो खुद ब खुद हो रहा हो, जो आपकी चाहत के मुताबिक नहीं चल रहा हो, तो उस तरह की चीज क्या कहलाती है? टेटेनी कहलाती है। तो टेटेनी में कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैल्शियम आयन जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते हमारे मसल्स के सार्कोप्लाज्म से, जिसकी वजह से इस तरह का अमल होता है और मसल्स मुसलसल रैपिड एक्शन शो करते हैं, रैपिड मूवमेंट शो करते हैं। तो टेटेनी अगर बिलफर सपोज कर लें कुछ देर के लिए कि टेटेनी अगर आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हो रही है, मिसाल के तौर पर आपके लंग्स में हो रही, तो सोच लें क्या होगा, लंग्स आपके कोलैप्स कर जाएंगे। लंग्स आपके क्या हो जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे। जब लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे तो सीधी सी बात है, फिर दुआ पड़ी जाती है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब उस शख्स की डेथ हो जाएगी अगर लंग्स कोलैप्स हो, क्योंकि लंग्स की बिहाफ पर आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट उसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज है क्रैम्प। क्रैम्प क्या होता है? मसल्स फूल होता है, जिसमें मसल जो है अकड़न सी कैफियत हो। अक्सर बोलते हैं ना रग चढ़ जाना, अक्सर लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल, रग चढ़ जाना, रग चढ़ गई, अकड़ सी कैफियत, मसल्स अकड़ गए, अकड़न सी कैफियत हो गई, ठीक है, शदीद किस्म का दर्द हो जाता है, तो उस चीज को कहा जाता है क्रैम्प। ठीक है, क्रैम्प एक ऐसी कंडीशन कहलाती है जिसमें मसल्स फूल हो जाता है, हमारे आर्म में अमूमन हाथ वगैरह में होता है। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, लाइक टेटेनी, टेटेनी की तरह एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसे हम क्रैम्प कहते हैं। क्रैम्प की बुनियादी वजह क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? क्रैम्प की बुनियादी वजह डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की शदीद कमी हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्रैम्पिंग होगी। दूसरी कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब कम, ग्लाई का मतलब ग्लूकोज, मियाँ का मतलब शौहर नहीं, मियाँ का मतलब खून, खून का मतलब ब्लड। अगर आपके खून के अंदर ग्लूकोज की शदीद कमी हो जाएगी तो उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। Low level of glucose in our blood, this type of terminology is called hypoglycemia. Dehydration, low level of water in our body. Electrolyte imbalance, हमारी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, मुख्तलिफ तरह के, मैग्नीशियम, मुख्तलिफ तरह के जो आयंस हैं, अगर वो अनबैलेंस हो जाएं, ठीक है, उसकी मकदार स्पेसिफिक ना रहे बल्कि अनस्पेसिफिक हो जाए, तो उस नतीजे में भी क्रैम्पिंग होती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा अगर आप एक्सरसाइज कर लें, ओवर एक्सरसाइज कर लें, उस नतीजे में भी क्रैम्पिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे आप लोगों से लेक्चर नंबर 27 में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शारिक अंसारी को इजाजत दिए। अल्लाह ने कहमान।